मैं संजय कुमार, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। आज आपको कक्षा 9 में इतिहास विषय का अध्ययन कराऊंगा और उसमें पहला चैप्टर हमने कंप्लीट करवा दिया है 5 वीडियो में। अब जो है आपका जो दूसरा लेसन है वो है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो पहले चैप्टर में हमने देखा था कि फ्रांस की क्रांति किन कारणों से हुई, वहाँ का तत्कालीन शासक क्या था, उसके सामने कैसी परिस्थितियाँ थीं और फिर कैसे जो है वहाँ पर जनता जो थी तो उसने क्रांति के द्वारा परिवर्तन किया। तो उन सारी चीज़ों को वहाँ पर हमने देखा और फिर अंत में वाटरलू के युद्ध में जो आपका नेपोलियन बोनापार्ट अंतिम शासक था वहाँ का, तानाशाह, उसकी मृत्यु के पश्चात फिर क्रांति वहाँ समाप्त हुई थी। तो अब यहाँ जो है हम यूरोप जो महाद्वीप है तो उसी में फ्रांस भी आपका पड़ता है, लेकिन अब यहाँ पर हम यूरोप के अन्य जो देश हैं तो वहाँ पर जो क्रांतियाँ हुई तो उनमें से एक रूस की जो क्रांति हुई। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो है हम रूस की क्रांति को पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जो है यूरोप की कुछ परिस्थितियां जो थी तो उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फ्रांस की जो क्रांति हुई तो उस क्रांति में जो घटनाएं घटित हुई तो उससे जो अन्य यूरोपीय देश थे वो चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों तो उन सब पर इसका कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य दिखाई दिया, क्योंकि जिस तरह से फ्रांस की जनता ने फ्रांस में क्रांति के द्वारा आमूलचूल परिवर्तन किया तो इसी तरह से अब दूसरे भी जो देश थे तो वो देश भी वहाँ के जो नागरिक थे तो उनके अंदर भी ये लालसा जगी कि हम भी क्यों ना एकजुट होकर के क्रांति छेड़ें और वहाँ की जो तत्कालीन सरकार है, जो तानाशाही वहाँ की व्यवस्था है या राजतंत्रात्मक जो व्यवस्था वहाँ पर चलती है तो उसमें परिवर्तन लाएं और अपने देश में भी हम लोकतंत्र एक राष्ट्र की स्थापना करें। तो ये काफ़ी जो परिवर्तन है ये संपूर्ण यूरोप में एक तरह से दिखाई देने लगा। तो अब उसके बाद जो है अब यूरोप में जो परिवर्तन होना था तो इस परिवर्तन के पक्ष में तो ज़्यादातर लोग थे, लेकिन ये लोग जो चाहते थे तो वो ये चाहते थे कि यूरोप में जो परिवर्तन हो तो वो एक धीमी प्रक्रिया के द्वारा हो, एकदम से कोई परिवर्तन इसमें ना होने पाए। इनका ये मानना था कि परिवर्तन या जो बदलाव की स्थिति उत्पन्न हो तो वो एक धीमी प्रक्रिया के द्वारा आगे को बढ़े, जिससे कि समाज के ऊपर इसका कोई प्रभाव एक तरह से अधिक न पड़े और धीरे धीरे समाज में परिवर्तन की लहर दौड़ जाए। तो ये उसमें जो था तो ये लोग चाहते थे उसमें। अब इसमें जो कुछ परिवर्तन चाहने वाले लोग थे तो उन 3 भागों में उनको विभाजित कर दिया गया है। यानी ये लोग जो हैं 3 अभी नाम बताए जाएंगे। तो ये लोग परिवर्तन चाहते थे, लेकिन ये लोग अपने अपने हिसाब से यूरोप में परिवर्तन चाहते थे। तो वो 3 लोग कौन से थे? तो उनमें 3 लोगों में एक थे आपके उदारवादी लोग, ये लोग परिवर्तन चाहते थे, और दूसरे इसमें जो थे रूढ़िवादी थे, और तीसरे थे रेडिकल समूह के लोग थे। तो ये 3 भागों में जो यूरोप था आपका बटा हुआ था, अर्थात 3 विचारों में ये बटा हुआ था, उदारवादी, रूढ़िवादी और रेडिकल। इन 3 भागों में ये बटा हुआ था। तो ये लोग अपने अपने हिसाब से वहां पर परिवर्तन चाहते थे। तो इसके बाद जो है फिर हम देखेंगे कि ये जो तीनों लोग थे, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी, तो ये लोग किस किस तरह से या ये लोग अब इन लोगों के कैसे मत थे, तो उन मतों के बारे में हम यहाँ पर इनको एक एक करके जानेंगे यहाँ पर। तो वही सबसे पहले हम चलते हैं उदारवादी लोग जो थे यहाँ पर।
तो उदारवादियों पे हम चलते हैं। तो उदारवादी जो लोग थे, तो ये जो यूरोप में सामाजिक परिवर्तन के पक्ष में जो लोग थे, तो उनमें एक उदारवादी भी थे। और ये लोग जो थे, ये ऐसे राष्ट्र के समर्थक थे जहां सभी धर्मों को समान अवसर और सम्मान मिले। तो ये ऐसे एक समाज के पक्ष में थे या ऐसे लोगों के पक्षधर थे कि राष्ट्र के, जहां जो हमारा यूरोप है एक राष्ट्र है, तो यहाँ जो सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, तो ये सभी धर्मों को समान अवसर और सम्मान मिले। यहाँ पर किसी एक विशेष धर्म को या किसी एक समाज को जो है अलग से उसको कोई महत्व ना प्रदान किया जाए, सभी के लिए एक रूपता कायम की जाए। तो ये लोग चाहते थे। और इसमें यूरोप के सभी देशों में कहा गया है कि सामान्यतः एक ही धर्म को अधिक महत्व दिया जाता था। और उसमें जैसे उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि जैसे हमारे कुछ राष्ट्रों के बारे में दिया गया है, जैसे ब्रिटेन जो एक देश था, उस समय शक्तिशाली देश था यूरोप में, तो ब्रिटेन में किसको महत्व दिया जाता था? यहाँ पर चर्च ऑफ इंग्लैंड, इसको वहां पर सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। अर्थात वहां पर राजशाही जो शासन व्यवस्था चलती थी, तो उसमें चर्च ऑफ इंग्लैंड, इसको अर्थात चर्च को यहां पर सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। चर्च के जो पदाधिकारी होते थे या जिनको हम पॉप कहते हैं उनको, तो इन लोगों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। वहीं अगर दूसरे देशों में देखें तो ऑस्ट्रिया व स्पेन, यहां पर जो लोग थे तो ये कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। अर्थात जो कैथोलिक धर्म था, तो इस धर्म के समर्थक थे ये लोग। तो इस तरह से जो है, तो यहाँ पर अर्थात यूरोप में जो विभिन्न देश थे, तो वहाँ पर कुछ विशेष धर्मों को मान्यता वहाँ पर दी जाती थी। तो उदारवादियों का यही मतलब था कि सभी धर्म जो भी वहाँ पर प्रचलित हैं, तो उनको समान न्याय और सम्मान मिले, अर्थात उनको जो है समानता का अवसर दिया जाए और वो लोग जो हैं उसमें पले बढ़ें। अब ये है इसमें कि जो उदारवादी थे, तो ये लोग क्या नहीं चाहते थे, अर्थात ये लोग किसके विरोध में थे? तो ये लोग जो थे, तो जैसे पहला बिंदु हमने लिखा है यहाँ पे कि ये लोग वंश परंपरा पर आधारित सत्ता के विरुद्ध थे। अर्थात जो वंश परंपरा के आधार पर राजा का चुनाव किया जाता था, या जो राजा होता है तो वंश परंपरा के आधार पर गद्दी पर जो बैठता था, तो ये लोग इसके पक्ष में नहीं थे। इनका मानना था कि व्यक्ति जो है वो वंश परंपरा के आधार पर शासक जो है वो ना चुना जाए। और ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। ये लोग ये भी चाहते थे कि देश के अंदर सार्वभौमिक अर्थात सभी को, जो एक निश्चित आयु पूरी कर चुके हों, तो उनमें सभी को मत देने का समान अधिकार प्रदान ना किया जाए। क्योंकि ये लोग ऐसा चाहते थे कि जो केवल धनवान लोग हैं वही लोग केवल मत दें अपना, बाकी अन्य जो निर्धन वर्ग है या कमजोर वर्ग के लोग हैं, तो उन लोगों को मत देने का अधिकार प्रदान ना किया जाए। तो ये उदारवादियों का दृष्टिकोण था। तो अब यहाँ पर रूढ़िवादियों को देखते हैं कि रूढ़िवादी लोग, ये लोग क्या चाहते थे, ये किसके पक्ष में थे? तो ये जो हमारे उदारवादी विचारों के जो लोग थे और जो हमारे दूसरे थे रेडिकल विचारों के जो लोग थे, तो उन दोनों के ये विरुद्ध थे। ये लोग ये चाहते थे कि परिवर्तन जो है यूरोप में अगर हो तो वो एकदम से ना होने पाए, परिवर्तन जो है वो धीरे धीरे हो। तो शुरुआत में तो ये लोग हालांकि इसके पक्ष में नहीं थे कि यूरोप में परिवर्तन हो किसी प्रकार का। इनका मानना था कि जैसी व्यवस्था चल रही है वैसी ही व्यवस्था चलती रहनी चाहिए। तो वही है कि 18वीं शताब्दी तक तो ये लोग
परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। बिल्कुल इनका ये नहीं मानना था कि कोई प्रकार का कोई परिवर्तन हो। लेकिन 19वीं शताब्दी के आते आते इन लोगों को भी ये लगने लगा था कि हाँ, यूरोप में परिवर्तन अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अगर परिवर्तन नहीं होगा तो फिर राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। तो इसलिए ये लोग फिर धीरे धीरे इसके पक्ष में हो गए थे। इनका ये भी मानना था कि अतीत को पूर्णतया ठुकराया ना जाए, उसका सम्मान किया जाए, अर्थात जो प्राचीन परंपराएं हैं या जो व्यवस्थाएं जो हैं वो चल रही हैं तो उनको एकदम से उनको हटाया ना जाए। वही जो इन्होंने कहा कि एकदम से कोई परिवर्तन ना हो, तो वही इनका मानना था कि जो नियम या कानून जो चल रहे हैं तो उनमें एकदम से किसी प्रकार का बदलाव ना किया जाए। वो बदलाव जो है वो एक प्रक्रिया के तहत धीमी अवस्था में किया जाए। वही इन्होंने कहा भी कि ये परिवर्तन हो, कहा कि ये परिवर्तन की मंद गति के पक्ष में थे। अर्थात ये लोग, वही जो भी हमने बताया कि ये लोग यही चाहते थे कि परिवर्तन तो हो, लास्ट में ये मानने लगे थे, लेकिन वो परिवर्तन एकदम से ना हो बल्कि धीमे धीमे हो। तो अब देखते हैं रेडिकल समूह के जो लोग थे। तो रेडिकल समूह के जो लोग थे तो इन लोगों को का जो थे क्या मानना था, ये लोग ऐसी सरकार के पक्षधर थे जो जनता के बहुमत के समर्थन से बनी हो। अर्थात ये लोग ना तो तानाशाही व्यवस्था के पक्ष में थे और ना ही राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के पक्ष में थे। इनका ये मानना था कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा जो सरकार बने वो सरकार देश के ऊपर शासन करे। तो ये लोग इसके पक्ष में थे। और दूसरी चीज क्या थी कि ये लोग महिलाओं के लिए जो मत देने का अधिकार था उसके भी पक्ष में थे कि अर्थात पुरुषों के समान महिलाओं को भी मत देने का अधिकार प्रदान किया जाए। तो ये दूसरी बात थी, ये इसके पक्ष में थे। और क्या था कि ये लोग ये भी चाहते थे कि यूरोप के अंदर जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जिसके अंतर्गत जमींदार, उद्योगपति, ये लोग जो आते हैं या ऐसे लोग जो विशेष जिनको जो है अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो इनका ये मानना था कि इनके पक्ष में जो है तो तर्क नहीं देना चाहिए। अर्थात ये लोग इनका विरोध करते थे। ये लोग नहीं चाहते थे कि ऐसे लोगों के हाथ में विशेषाधिकार रहें। इनका ये मानना था कि सामान्य वर्ग के जो लोग हैं तो उनके हाथों में भी कुछ अधिकार प्रदान किए जाएं, लेकिन ऐसा भी कहा गया है कि ये इसका भी विरोध करते थे कि व्यक्तियों के पास संपत्ति का केंद्रीकरण भी ना हो। इनका ये भी मानना था कि जो व्यक्ति हैं तो उनके पास धन का जो एक जमाव होता है या अधिक जो धन एकत्रित करते थे तो उनके भी ये लोग पक्ष में नहीं थे। तो इस तरह से ये तीन जो परिवर्तनकारी लोग थे तो इनके बारे में हमने बताया पहले पार्ट में। अब इसके बाद जो है फिर अगले पार्ट में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।